Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Team Achievers by Muhammad Adnan. We are going to discuss a series of Western philosophers. Today we are discussing fifth philosopher. इससे पहले हम अपनी सीरीज के अंदर जो है 4 philosophers को डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली एंड हॉब्स। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने थॉमस हॉब्स को डिस्कस किया था, तो उसके बाद आज हमारे सेकंड लेक्चर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, दैट इज जॉन लॉक। जॉन लॉक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एग्जामिनर हमारा चाहे पीएमएस का है चाहे सीएसएस का है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है और उसमें क्वेश्चंस भी देता है। बट मेजर जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन थ्री वेस्टर्न फिलोसफर्स। 3 ऐसे फिलोसफर्स हैं जिनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर जो है वो फिलॉसफी है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रोसो। हमारा ये सेकंड लेक्चर है। हॉब्स को हमने डिस्कस कर लिया, लॉक को करेंगे उसके बाद रोसो को, एंड फोर्थ लेक्चर जो है जिसके अंदर हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि तीनों की फिलॉसफी के अंदर डिफरेंस क्या है। उसके बाद मैंने एक और बात भी की थी पिछले लेक्चर में, अगर किसी ने थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ना है तो हमारी सीरीज में आपको मिल जाएगा, मैं उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा। तो हमने एक और बात भी की थी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का पार्ट 4 चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है इस क्वेश्चन को अडॉप्ट करने के लिए। 1 इज ह्यूमन नेचर, चारों की सेम है, चारों इसी के ऊपर, सॉरी तीनों जो है वो इसी के ऊपर बात करते हैं। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रोसो, ये तीनों जो है ये इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन नेचर, सेकंड इज स्टेट ऑफ नेचर, थर्ड इज लॉ इन द स्टेट ऑफ नेचर एंड फोर्थ इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तीनों की फिलॉसफी जब आप पढ़ेंगे, तीनों की फिलॉसफी में सबसे पहले आप ह्यूमन नेचर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉ इन द स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस करेंगे। एट द एंड इनकी बेसिस पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये तीनों की डिफरेंट है। तो आज हम जॉन लॉक को देखते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन देखें जॉन लॉक का, बेसिकली जॉन लॉक वाज आल्सो इंग्लिश फिलोसोफर एंड प्रोफेसर। ही वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ विग पार्टी विच सपोर्टेड द पार्लियामेंट इन द स्ट्रगल फॉर पावर। इससे पहले हमने थॉमस हॉब्स को डिस्कस कर किया था। ही वाज आल्सो इंग्लिश मैन, इंग्लिश फिलोसोफर, बट एट दैट टाइम जो है वो पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था एंड देयर वाज अ टसल बिटवीन पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम सुपरमेसी ऑफ द किंग। उनके दरमियान पावर्स का जो है वो टसल एंड कन्फ्लिक्ट चल रहा था। बट जब जॉन लॉक का टाइम आया तो जॉन लॉक के टाइम में जो है वो जो पार्लियामेंट थी वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुकी थी। उसके बाद जॉन लॉक ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में वो भी देखी, और वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन बेसिकली वाज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड द ग्रोथ ऑफ द डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं ह्यूमन नेचर क्या है। अगर हम थॉमस हॉब्स की बात करें जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो जो हॉब्स साहब थे, ही वाज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर एंड ही प्रोपोज्ड वेरी डार्क पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर के ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है, अपने इंटरेस्ट को जो है वो परस्यू करती है। डार्क साइड उन्होंने जो है ह्यूमन नेचर की दी थी। बट जो जॉन लॉक साहब हैं वो ह्यूमन नेचर की एक ब्राइट पिक्चर देते हैं एंड ही सेड दैट ह्यूमन नेचर इज ब्राइट एंड ही टेक्स अ ब्राइट पिक्चर ऑफ मैन एंड ह्यूमन नेचर। ये सब उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर लिखा एंड बुक नेम वाज एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग विच वाज पब्लिश इन 1690 आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। He said that human nature basically is social and rational। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट ये है, थॉमस हॉब्स साहब कहते थे कि ह्यूमन नेचर वाज प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल, कि ना ह्यूमन नेचर जो है वो बेसिकली जो स्टेट ऑफ नेचर है, नेचर के अंदर ह्यूमन जो है वो ना सोशल है और ना ही पॉलिटिकल है।
बट जॉन लॉक कहते हैं नो, दिस इज नॉट अ राइट थिंग, ह्यूमन नेचर वाज प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल। क्योंकि सोसाइटी वो कहते हैं पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ह्यूमन पहले भी सोशल था, बट प्री पॉलिटिकल नहीं था, कि उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं किए किए थे, और उन इंस्टीट्यूशंस की बेस के ऊपर वो अपनी जो डेली की रूटीन है उनको नहीं चलाते थे, और सबको उनके राइट्स इंस्टीट्यूशनली नहीं मिलते थे, वो उसके ऊपर बात करते हैं। और इसके ऊपर बात लॉक सेज दैट मैन हैज अ गुड नेचर, every human being wants to get rid of the pain, so all human action is to substitute pleasure for the pain, कि human nature जितनी भी है वो अच्छी है, और वो जो है वो दूसरों को खुशी, पेन के अगेंस्ट जो है वो खुशी देती है। अब इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर स्टेट ऑफ नेचर क्या बनती है? लॉक सेज दैट मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज सोशल as well as rational. He is sympathetic toward his fellow being. Man is capable of recognizing moral order, and he also know how to live in such an order in the society. He is cooperative एंड नॉट ड्राइवन बाय इमोशन। जो सारी बातें थॉमस हॉब्स ने की थी ह्यूमन नेचर के बारे में, उसके बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो जॉन लॉक बात करते हैं। इन शॉर्ट, लॉक प्रेजेंट्स अ वेरी ब्राइट पिक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये तो हो गई ह्यूमन नेचर के बारे में बात, कि थॉमस हॉब, मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया थॉमस हॉब्स ह्यूमन नेचर क्या बताते थे, और जॉन लॉक जो है वो ह्यूमन नेचर क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो स्टेट ऑफ नेचर है। स्टेट ऑफ नेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, द स्टेट ऑफ नेचर हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम। परफेक्ट फ्रीडम मीन है कि एवरी वन कैन डू एनीथिंग इन सोसाइटी। किसी को कुछ करने के लिए किसी से पहले कुछ करने की आज़ादी नहीं चाहिए। एवरीवन हैज़ ईज़ टू डू बिज़नेस, टू गेट राइट्स रिगार्डिंग देयर प्रोफेशनल, रिगार्डिंग देयर एजुकेशन, रिगार्डिंग देयर लाइफस्टाइल। हर चीज़ के बारे में उसको कंप्लीटली फ्रीडम है और कंप्लीट राइट्स हैं। सेकंड, इट इज़ अ स्टेट ऑफ इक्वालिटी फॉर इट्स इनहैबिटेंट्स। सबको अगर फ्रीडम है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में एवरीवन इज इक्वल। इक्वल हैं तो उनको इक्वल राइट्स जो हैं वो मिलेंगे। जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ नेचर है दैट इज पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंट एंड प्रिजर्वेशन। मैन इज प्री सोशल रेदर देन प्री पॉलिटिकल। प्री पॉलिटिकल नहीं थे बट प्री सोशल थे, बट दे हैव राइट ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी। तो अगर हम इसको टू बीइंग इन नटशेल, तो हम ये बात कह सकते हैं कि लॉक स्टेट ऑफ नेचर वाज एन आइडियल इन मॉरल ऑर्डर। बट यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर लॉक साहब जो है, चले थॉमस हॉब्स जो है वो तो एक ब्लीक पिक्चर एंड डार्क पिक्चर ह्यूमन नेचर की देते थे, फिर स्टेट ऑफ नेचर को वो कहते थे कि वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो बात करते थे जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाना जरूरी था। बट अगर लॉक जो जॉन लॉक साहब जो हैं वो स्टेट ह्यूमन नेचर की इतनी ब्राइट पिक्चर दे रहे हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर को कह रहे हैं उसमें लिबर्टी भी है, उसमें इक्वालिटी भी है, उसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें हैं, पीस भी है, गुडविल भी है, मोरालिटी भी है, हर चीज है। बट फिर जॉन लॉक साहब जो है वो, वाई जॉन लॉक कंपेल्ड मैन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक साहब जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ क्यों जाते हैं? तो वो कहते हैं देयर आर थ्री मेन डिफेक्ट्स टू गो फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वन, लॉ ऑफ नेचर वर नॉट कंप्लीटली एंड ऑर्डिनरी डिफाइंड। सिंपली आपको जितने भी लॉ ऑफ नेचर्स हैं वो डिफाइंड नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। सेकंड है नो लेजिस्लेचर टू मेक एंड डिफाइंड द लॉ। Third is there was no common authority to enforce the laws of the nature, and there were no judge to interpret those laws. ये तीन मेजर, ठीक है सोसाइटी जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत अच्छी है, पीसफुल है, गुडविल है, मोरलिटी के ऊपर बेस करती है, बट ये तीन फ्लॉज हैं
कि लॉज डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट इज कि कोई लेजिस्लेचर जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहा। थर्ड इज नो मेजर अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स द लॉज ऑफ नेचर। इन बेसिस के ऊपर जो है वो लॉक साहब कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसके ऊपर वो एक और बात भी करते हैं कि ये जो 3 डिफेक्ट्स हैं, ये डिफेक्ट्स पैदा कहाँ होते हैं। अगर सोसाइटी इक्वल है, कंप्लीट फ्रीडम है, तो ये डिफेक्ट कहाँ आ सकते हैं? सबसे मेजर क्वेश्चन है कि ये डिफेक्ट्स जो है, जो 3 डिफेक्ट्स जॉन लॉक साहब ने दिए हैं, ये कहाँ पे आ सकते हैं? अगर सोसाइटी ऑलरेडी, अगर जॉन लॉक साहब कह रहे हैं कि प्री सोशल है, पहले भी प्री सोशल है, सोसाइटी तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बट इतनी एग्जिस्टेंस के बाद अचानक जॉन लॉक साहब अपनी फिलॉसफी में ये बात क्यों कर रहे हैं कि भाई इक्वालिटी भी है, फ्रीडम भी है, फिर भी ये 3 मेन डिफेक्ट्स हो सकते हैं? तो कैसे हो सकते हैं? तो इसका आंसर भी जॉन लॉक साहब कहते हैं। वो कहते हैं दो मैन द स्टेट ऑफ नेचर वाज इक्वल, फिजिकली राइटफुली वो इक्वल है, बट दे वर नॉट इक्वल इन इंटेलेक्ट। वो जहानत में, माइंड में, इंटेलेक्चुअली जो है वो इक्वल नहीं है। दिस डिफरेंस इन द इंटेलेक्ट गिव नेचर टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड द शॉर्ट कमिंग ऑफ स्टे ऑफ नेचर बिकम विजिबल। जब इंटेलेक्चुअली नहीं होंगे तो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे वो अन इंटेलेक्चुअल और लीस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन को सबऑर्डिनेट बनाएंगे, जिसकी बेस के ऊपर इक्वालिटी एंड फ्रीडम जो है वो सरेंडर हो सकती है या वो मिटिगेट हो सकती है। अब इसके ऊपर वो जॉन लॉक साहब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं लॉक सेज दैट इन ऑर्डर टू गेट राइड ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर मैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंटर इनटू सिविल सोसाइटी। तो ह्यूमन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली 2 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है, 2 फोल्डेड कॉन्ट्रैक्ट है। जो हॉब्स साहब का कॉन्ट्रैक्ट था वो बेसिकली ये था कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और अपनी उसकी बेस के ऊपर जो है वो कोई एक अथॉरिटी जो है वो चूज करते हैं। लॉक साहब कहते हैं नहीं, कि सबसे पहले जो है जो पीपल है, पीपल एस्टैब्लिश अ ट्रस्ट अमंग देमसेल्व्स। पीपल हैविंग फॉर्म्ड अ सोसाइटी मस्ट देन इंस्टीट्यूट अ गवर्नमेंट। जॉन लॉक साहब कहते हैं सबसे पहले ह्यूमन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करें और ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद एक सिविल सोसाइटी बनाएं। उस सिविल सोसाइटी के बनाने के बाद सबसे पहले वो सिविल सोसाइटी बनाए, गवर्नमेंट उसके बाद बनाए। क्योंकि जब तक ह्यूमन को, जब तक एक सोसाइटी को एक दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कभी भी एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं बना सकते। और करंट सिनेरियो अगर आप पाकिस्तान का देखें तो आपको सेम यही चीजें नजर आती हैं कि जब सोसाइटी खुद ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही तो गवर्नमेंट जो है वो भी कभी एक सिंगुलर गवर्नमेंट जो है वो नहीं बन सकती, हाँ पार्लियामेंट बनती है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो कहते हैं कि सबसे पहले अपना एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। दस द गवर्नमेंट इज द ट्रस्टी ऑफ द पीपल एंड इट फंक्शन फॉर देम एंड रिस्पॉन्सिबल टू देम। लोग जो है अपने बिल्डअप करेंगे ट्रस्ट, फिर सिविल सोसाइटी बनाएंगे, वो सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट बनाएगी और वो जो गवर्नमेंट है वो सारे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेगी, अडॉप्ट करेगी जो सोसाइटी उनको देगी। इट हैज ऑब्लिगेशन टू दोज हु क्रिएट इट एंड फ्रॉम फॉर होम टू एक्ट एज अ एजेंट। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? जो सिविल सोसाइटी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? It was responsible to secure the rights of people, liberty, and property. If it failed to secure these above 3 rights, it would be breach of trust and would call for revolution. कंप्लीट राइट सरेंडर, जिस तरह थॉमस हॉब्स के अंडर थ्योरी के अंडर ये था कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने कंप्लीट राइट्स जो हैं वो सरेंडर कर देते हैं जो भी अथॉरिटी होती है, बट यहाँ पे वो कंप्लीट राइट सरेंडर नहीं कर रहे। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो
इनके ये 3 राइट्स जो है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इनको अकम्प्लिश नहीं करेगी तो क्या होगा, तो वो उस गवर्नमेंट को जो है उसके अगेंस्ट आ सकते हैं, रेवोल्यूशन आएगी और गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। ये तो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे हम थोड़ी-सी बात करते हैं थॉमस हॉब्स जब हम पढ़ रहे थे, मैं अभी डिफरेंशिएट हर चीज़ में करता जा रहा हूँ। उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दी थी और उनकी सबसे पहली 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थी मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने ये बात की थी कि ये 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स में कोई एक सबसे पहली बात जो उन्होंने की थी कि इन 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स में सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो। क्यों? क्योंकि उनके टाइम में पार्लियामेंट एंड किंग दोनों वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा था कोई सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो जो वर्क करे। और इन 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स में जो उन्होंने फेवरेट गवर्नमेंट अपनी जो फेवरेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट दी थी दैट वाज़ मोनार्की, क्योंकि वो कहते थे कि जो थॉमस हॉब्स साहब कहते थे कि मोनार्की जो है वो अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी दे सकती है एज़ कंपेयर टू डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट। बट एज़ अगेंस्ट from Thomas Hobbes, John Locke believes in the representative form of government and gives supreme power to the assembly of men trusted by people to establish laws. Executive is subject to legislature but later is not all in all. Executive के पास legislatures की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर होगी बट दे वर नॉट ऑल इन ऑल। अब यहाँ पे हम अगर इनके जो जॉन लॉक साहब की थ्योरी देखी है, फिलॉसफी पढ़ी है हमने अभी तक, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो हम उसके साइलेंट फीचर्स को देखें तो फर्स्ट साइलेंट फीचर इज दैट इट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्क्राइब्ड बाय जॉन लॉक कैन नॉट एक्सरसाइज पावर आर्बिट्रेरली। थॉमस हॉब्स साहब की जो फिलॉसफी थी उसके अंडर जो अथॉरिटी थी वो आर्बिट्रेरली जो है वो अपनी गवर्नमेंट चलाती थी और अपनी अथॉरिटी को यूज करती थी एंड नो वन कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट जो जॉन लॉक साहब का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दे कैन नॉट एक्सरसाइज पावर आर्बिट्रेरली। सोसाइटी को वो जवाबदेह है, अगर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फुलफिल नहीं करेंगे तो वो आंसरेबल होंगे। सेकंड, इट्स पावर मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो 3 हमने पढ़े हैं, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स एंड लाइफ्स, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ लिबर्टी एंड राइट ऑफ लाइफ। अगर सोसाइटी के ये प्रिंसिपल फुलफिल नहीं करेगी तो रेवोल्यूशन होगी। थर्ड इज इट कैन नॉट डिप्राइव अ मैन फॉर ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट। फोर्थ, इट कैन नॉट डेलीगेट lawmaker power to an other body because only society has to power to do so। कोई भी पावर, कोई भी जो डेलीगेटेड पावर है वो लॉज को चेंज नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द सोसाइटी। सिर्फ सोसाइटी को ये पावर है कि वो कर सकती है। ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो सोसाइटी खुद करेगी या सोसाइटी जो है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव देगी जो उसके ऊपर चेंज कर सकते हैं। दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जॉन लॉक। इसके ऊपर अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम थर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो फिलोसफर हैं रोसो, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनके डिफ्रेंशिएट करेंगे तीनों थ्योरीज को। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।